देखिए तरह तरह के लोग हैं और सबका अपना अपना सिस्टम है, तो हो सकता है किसी में आवाज कम और किसी में ज्यादा, ठीक है। तो अपना भी सिस्टम सुधारने का प्रयास कीजिए। मेरा सिस्टम बिल्कुल सही है, मैं जान रहा हूं इस चीज को, इसीलिए मैंने उसको बढ़ा दिया है वॉल्यूम को, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी थोड़ा सा अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले अब फिर से एक बार मैं रिवीजन कर दूं, क्योंकि एक लय होता है पढ़ाने का, बीच में वो टूट जाने के बाद दिक्कत आती है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भूगोल, भूगोल कहते किसको है? तो भूगोल एक विकासशील विज्ञान है जिसका अध्ययन पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन उसके स्वरूप में धीरे धीरे क्या हुआ कि बदलाव आते गया। शुरुआत में केवल पृथ्वी का ही अध्ययन भूगोल था, जबकि आगे चल करके पृथ्वी के साथ साथ ग्रह, उपग्रह, सूर्य सभी के बारे में अब भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। साथ ही अब मानव के क्रियाकलापों का भी अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो भूगोल बना वो ज्योग्राफी, उसको लैटिन शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर के बना है। जियो मतलब होता है आपका पृथ्वी, और ग्राफी मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? आपका ज्योग्राफी कहलाता है। और भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है, जबकि जो व्यवस्थित भूगोल अगर पूछे तब आपको इरेटोस्थनीज को बोलना है, और जब आपको आधुनिक भूगोल का पिता बोले तब हमबोल्ट को बोलना है, और अगर मानवीय भूगोल का बोले तो रेटजेल को बोलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से भूगोल के कई फादर हो गए, तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। उसके बाद भू केंद्रीय स्थिर सिद्धांत जो है, जो पृथ्वी केंद्र में है सौरमंडल के, यह बात प्लेटो ने बोला, लेकिन यह बात गलत थी। उसके बाद सूर्य केंद्रीय स्थिर सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? कॉपरनिकस ने, यानी सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, यह सिद्धांत किसने दिया है? कॉपरनिकस ने दिया है। यह अति महत्वपूर्ण है, यहां से निश्चित तौर पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। उसके बाद सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करते हैं, यानी कोई भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो कर रहा है एक वृत्ताकार पथ पे कर रहा है, यह बात केपलर ने बोला, ठीक है। तो एकदम अति महत्वपूर्ण है। केपलर और कॉपरनिकस में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो केपलर क्या बोला कि चारों ओर जो है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने अपने अक्ष पर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। जबकि जो पूरे सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, यह बात कॉपरनिकस ने बोला था, तो ये याद रखना है आपको। लेकिन वास्तव में सौरमंडल और जो आपका आगे जो हम लोग गैलेक्सी भी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अभी आपको पहले यही समझा दूं। अब आइए यहाँ पे है महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो बहुत सारे अलग अलग थिंकर हुए, उन्होंने अलग अलग बात बोला, लेकिन जो जॉर्ज एब लेमेंटेरे साहब थे उन्होंने एक बात बोली कि पृथ्वी की उत्पत्ति महाविस्फोट सिद्धांत से हुई है, यानी बिग बैंग थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी है वो जॉर्ज लेमेंटेरे साहब ने दिया था, तो कई जगह जॉर्ज एब लेमेंटेरे भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा नाम जॉर्ज एब लेमेंटेरे ही था। और उन्होंने यह प्रतिपादन किया सिद्धांत का महाविस्फोट, यानी कभी पृथ्वी या पूरा जो ब्रह्मांड है वह एक कह सकते हैं कि एक छोटे गोलक के रूप में था, और एकाएक उसमें विस्फोट हुआ, जिस कारण से क्या हुआ कि एक एनर्जी निकली और धीरे धीरे ब्रह्मांड का क्या हो गया? विस्तार होना शुरू हो गया, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है नोट्स में, आप देख पा रहे होंगे कि चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। तो बस यहाँ पे क्या था कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज एब लेमेंटेरे, याद रखना है आपको। उसके बाद भूगोल का वर्गीकरण, तो देखिए यहाँ पे भूगोल को मुख्यतः दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, एक आपका मानवीय भूगोल, दूसरा है आपका भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग मेन रूप से जो भी भौतिक आवरण है उसको, जैसे आपका सौरमंडल हो गया, सौरमंडल की उत्पत्ति, नक्षत्रों के बारे में पढ़ना, चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, आकाशीय पिंड के बारे में, ठीक है, जल चक्र के बारे में, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, पवन हिमानी द्वारा निर्मित भूदृश्यों के बारे में, तो ये सब हम लोग, या मौसम परिवर्तन संबंधित ऋतु परिवर्तन, ये सब भौतिक भूगोल का पाठ है। जबकि मानव और उससे जुड़े हुए क्रियाकलाप, रहन सहन, खान पान, चूंकि मानव जिस क्षेत्र में रहता है उनका खान पान अलग होता है, ठीक है। जो ठंड मुल्क में रहेंगे उनका अलग खान पान होगा, उनका ड्रेस अलग होगा, उनका पहनावा अलग होगा, तो वो सब के बारे में हम लोग मानवीय भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो चूंकि सबका जलवायु के हिसाब से वहां का ड्रेस, वहां का खान पान, वहां का व्यवसाय, वहां का रहन सहन होता है, इसीलिए उसको मानवीय भूगोल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कहते किसको हैं? तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है।
जो आप दिख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं, वो भी ब्रह्मांड का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं लेकिन हम अपने आत्मा को नहीं देखते, वो एनर्जी है। एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। सन हमें एनर्जी देता है, सनलाइट का यूज जो है पेड़ पौधे करते हैं, लेकिन हम लोग बस उसको महसूस कर सकते हैं, उस एनर्जी को देखते नहीं है। तो जो चीज दिखता है, जिसको हम टच करते हैं, वो तो ब्रह्मांड का पार्ट है ही, जो नहीं दिखता है वो भी आपका ब्रह्मांड का पार्ट है। ठीक है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का जो सम्मिलित रूप है वही ब्रह्मांड है। ठीक है, आप यही सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, अनंत है, इसका कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और 100 अरब आकाश गंगा में, ठीक है, आपका भी एक जो मिल्की वे है जिसको देवयानी बोलते हैं, ठीक है, आपका आकाश गंगा, वो भी एक आकाश गंगा है। ठीक है, और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं, 100 अरब तारा, और उसमें से आपका सूर्य एक तारा होता है, और उसके चारों ओर यह जो है पृथ्वी जैसे और भी ग्रह घूम रहे हैं। तो अब सोच सकते हैं कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, यानी आप जहां तक सोचते हैं उससे भी आगे ब्रह्मांड है। ठीक है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को जो मेन रूप से माना गया है वो है महाविस्फोट सिद्धांत। वो क्या है? आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वे अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण क्या हुआ, उस बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, और वही विस्फोट से ही क्या हुए कि आपका ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, जिसको महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। तो इसके प्रतिपादक जॉर्ज एब लेमेंटेरे थे। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, उम्मीद करते हैं। अब आते हैं ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए। आपको पता होगा कि 2013 में, या सॉरी 2012 में एक प्रयोग किया गया था, और वो प्रयोग किसने किया था वो देखिए। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में एक LHC प्रयोग हुआ, जिसको बोलते हैं लार्ज हेडन कोलाइड। और इस ऐतिहासिक महाप्रयोग में यह सफलतापूर्वक निकाला गया, और इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन का निर्माण करने का प्रयास किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है यही गॉड पार्टिकल्स है और यहीं से ब्रह्मांड बना, हिग्स बोसोन। और बोस जो नाम है वो ये भारत के ही वैज्ञानिक थे। हिग्स बोसोन नाम जो पड़ा है, तो इसमें भारत के भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह प्रयोग किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि गॉड पार्टिकल्स, यह भी बीपीएससी में पूछा गया था कि गॉड पार्टिकल से कौन सा कण जाना जाता है, तो हिग्स बोसोन। ठीक है, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसोन में ही हिग्स बोसोन कण का नाम रखा गया, जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उसको ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, उसका फैलाव हो रहा है। यह बात नासा ने बताया कि जितनी भी आकाश गंगाएं हैं उसके बीच की दूरियां धीरे धीरे बढ़ रही है, और जो तारे हैं उनके बीच भी दूरियां बढ़ रही है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, और विस्तार होते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और उसी में आपका जो है एक पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है, या सूर्य जिस आकाश गंगा में है, उसको हम लोग मंदाकिनी भी कहते हैं। क्या नाम है? मंदाकिनी, मिल्की वे, गैलेक्सी, देवयानी, ये सब कहा जाता है। देवयानी देवताओं की नदी कहा जाता था कि जो आकाश गंगा जो है वो सर्पिलाकार दिखता है। मैं आगे चित्र के माध्यम से आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो जो ऋषि मुनि सब जब अध्ययन करते थे तो वो बोलते थे वो देवताओं की नदी है। ठीक है, वास्तव में वो तारों का समूह है, जिसमें कि बहुत सारे तारे बन रहे होते हैं। बहुत सारे तारे का जिनका एज खत्म हो जाता है वो विनष्ट भी हो रहे होते हैं, खत्म भी हो रहे होते हैं। ठीक है, और इस बार एक कैमरे के माध्यम से वहां का इमेज खींच करके नासा ने दिखाया भी था। एक तारा खत्म होने के कगार पे था, जैसे सन है। सन का भी एक आयु है। ठीक है, 5 अरब वर्ष इसका आयु है। ठीक है,
तो 5 अरब वर्ष तक यह सनलाइट रहेगा, उसके बाद यह सन की रोशनी खत्म हो जाएगी। लेकिन 5 अरब वर्ष बहुत एक लंबा पीरियड होता है, ठीक है। तो ये भी अनुमान लगाना मुश्किल है कि अभी तक कितना अरब वर्ष जो है सन रह चुका है और कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चूंकि हम लोग अभी तक कहाँ पहुंचे हैं, अगर आपको पता होगा तो हम लोग मैक्सिमम अभी तक मंगल ग्रह तक गए हैं। उसके बाहर जो भी है वो मैक्सिमम चीज जो है वो अंदाजा या टेलीस्कोप के माध्यम से या किसी तरीका से पता किया जाता है। हम लोग अभी पूरे अच्छे से सौर मंडल के बाहर भी नहीं निकले हैं, जबकि हमने बोला पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। और अभी हम लोग अपना जो नजदीक का तारा सूरज है उसी के आसपास इर्द गिर्द ही जा रहे हैं, मार्स तक मैक्सिमम पहुंचे हैं, ठीक है। तो अभी हमें और भी जानकारी धीरे धीरे प्राप्त होगी जो जो साइंस बढ़ेगा, ठीक है। तो यह जो है सर्पिलाकार है और इसमें तारे बनते भी हैं और विनष्ट भी होते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो तारा बन गया वो सब दिन रहेगा, वैसा ऐसा भी बात नहीं है। तारे बनेंगे भी और समाप्त भी होंगे। टेस्ट का सॉल्यूशन दिखेगा जब आप ऐप में जो फोल्डर है उसमें जाकर के टेस्ट देंगे तब। अब देखिए पृथ्वी के जो एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटतम आकाशगंगा है। अगर पूछे कि हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सा है तो एंड्रोमेडा है। कौन सा है? एंड्रोमेडा, ठीक है। हमारी आकाशगंगा से सबसे नजदीक का आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, ये याद रखिएगा। और तारा पूछे, अगर पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा तो आपको बोलना है सूरज। लेकिन सूरज छोड़ करके पूछे तो आपको बोलना है प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूरज के सबसे निकटतम तारा। सूरज भी एक तारा है, बस हमें दिन में इसलिए दिखता है चूंकि यह नजदीक है और बाद बाकी तारे दूर है, तो सनलाइट में जो इस तारे की रोशनी में और तारे छिप जाते हैं। बाकी तारे दिन में भी उगे रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी भी एक प्रकार का सूरज ही है, सूरज भी एक प्रकार का तारा ही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक का जो तारा कह सकते हैं वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और सबसे निकटतम जो आकाशगंगा है, तारों का समूह जिसमें 100 अरब तारे हैं, वो आपका कौन सा? एंड्रोमेडा है। लास्ट में जो भी समस्या है मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा। अगर टेस्ट नहीं खुलता है तो आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हमारी बातों को, ठीक है। अब देखिए यही है आपका, अच्छे से देख पा रहे होंगे, एकदम पूरा धुंधला दिख रहा है, बहुत सारे तारे हैं यहाँ पे। ज्यादातर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये पूरा एक्सपेंड भी होते जाता है, फैलाव भी होता है। ये पूरा आपका क्या है? गैलेक्सी है, मिल्की वे, ठीक है। आकाश जिसमें पृथ्वी, इसमें 100 अरब आकाश मतलब तारे होंगे, 100 अरब, ठीक है। और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है, इसी तरीका से। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपना सौरमंडल पे, ठीक है। सौरमंडल कहते किसको हैं? तो आपको पता है, सूर्य और उसके साथ में जो ग्रह हैं, जो भी आकाशीय पिंड है, चाहे उल्का पिंड हो, तो ये सब मिलकर के क्या बना है? आपका सौरमंडल बना है। और सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, अच्छे से मैं आपको दिखा दूं, ये, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे सबसे, ये आपका सन हो गया, सूरज हो गया, ठीक है। उसके सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो है आपका मरकरी, मरकरी यानी बुध। बुध सबसे नजदीक का ग्रह है। कई बार पूछेगा कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो आपको बोलना है बुध, ठीक है। सबसे नजदीक का ग्रह मरकरी यानी बुध है, लेकिन सबसे गर्म नहीं है, यह भी याद रखिएगा। सबसे नजदीक है लेकिन सबसे गर्म नहीं है। उसके बाद सबसे छोटा भी है आपका बुध। उसके बाद आपका कौन सा ग्रह है? तो ये है आपका शुक्र। ये कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसलिए कि पृथ्वी के बगल में है, पृथ्वी से सुबह शाम में दिखता है, इसीलिए इसको सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा।
और पृथ्वी के ही साइज का है, इसीलिए पृथ्वी का बहन भी, ठीक है, शुक्र को कहा जाता है। प्यार की देवी की भी संज्ञा दी गई है शुक्र ग्रह को, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये सबसे चमकदार भी है, इसीलिए सांझ का तारा, और जो है हम लोग बोलते हैं इसको सांझ और सुबह भोर का तारा, सुबह में भी दिखता है और शाम में भी दिखता है, सबसे चमकीला भी है और सबसे गर्म भी है। और गर्म है कहिएगा, सूर्य नजदीक है, बुध तो बुध होना चाहिए। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से हम लोग प्रेशर कुकर में और एक दूसरे बर्तन में, पतीले में जब हम भोजन पकाते हैं, तो आप देखेंगे कुकर में जल्दी बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि चारों ओर से ढका रहता है, तो उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है वेनस पे, शुक्र पे, ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, वो एक गैस चेंबर के रूप में बना देता है उसको, और वो सबसे गर्म कर देता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको शुक्र के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे चमकीला, सबसे गर्म, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, भगनी भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत में बहन को भगनी ही कहा जाता है। चलिए अब आ जाइए पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं अच्छे से, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे ही है, ठीक है। नीला ग्रह भी इसको कहा जाता है। अगर हरित ग्रह पूछे तो हरित ग्रह भी पृथ्वी है। पूरे ब्रह्मांड में, आप सौर मंडल में एक ही ग्रह है जिसपे जीवन की संभावना है, वो है आपका पृथ्वी। इसका 71% पार्ट में जल है और मात्र 29% पार्ट में ही स्थल भाग है। तो ये सब आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, जो सूर्य के नजदीक दो ग्रह हैं, इसके पास कोई उपग्रह नहीं, ना इसके पास है ना इसके पास है, यानी बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा। अब देखिए पृथ्वी आएगा, पृथ्वी को एक उपग्रह मिला हुआ है, ठीक है, और वो है आपका चंद्रमा, ठीक है, चंदा मामा जिसको बोलते हैं, चंद्रमा, ठीक है, और पृथ्वी का पुत्र भी कहलाता है, ठीक। तो इसीलिए यह चंदा मामा कहलाता है, क्योंकि पृथ्वी माँ हो गई, ठीक है। तो उसी सेंस में, तो यहाँ पे आपका अब आ गया मंगल, मार्स ग्रह। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, चूंकि यह फेरस ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है, आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड कुछ भी रहे उस कारण से। ऐसे भी याद रखिएगा, मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है, और उस दिन हम लोग लाल देखते हैं कि हनुमान जी को वस्त्र दिया जाता है, चंदन भी लाल, हर एक चीज लाल, ठीक है। तो मंगल इसीलिए किया जाता है, क्योंकि अब देखिए हमारे ऋषि मुनियों को इसके बारे में पहले से जानकारी थी, कि अब जाकर के नासा ने जब बड़ा बड़ा टेलीस्कोप लगाया, तब जाके पता चला इसका रंग लाल है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि खुले आंख से ही देख लिए थे कि यह मंगल ग्रह का, अपने दिव्य शक्ति से, कि मंगल ग्रह जो है लाल दिखता है। इसीलिए तो मंगल के दिन आप देखते होंगे कि हर एक चीज लाल वस्त्र या हनुमान जी की पूजा की जाती है। अब उसके बगल में आपका बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा जो आपका ग्रह है वो बृहस्पति, जुपिटर है। और आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे आपको, और इस पे जो है ऐसे लाल धब्बा भी है, पूरे ये सब जो धब्बा दिख रहा है लाल रंग का धब्बा भी है। और इसके बीच में आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। क्षुद्र ग्रह पूछेगा किस दो ग्रहों के बीच में है, तो आपका मंगल और बृहस्पति। कभी माना जाता है कि ये भी कभी ग्रह थे, लेकिन किसी कारण आकस्मिक विस्फोट के कारण वो छोटे छोटे टुकड़े में बट गए हैं, और वह जो है बृहस्पति और मंगल के बीच में है, ठीक है। तो ये आप एस्ट्रॉइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है यहाँ पर, किसके, दो ग्रह के बीच में, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल के पास दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? दो, एक फोबोस नाम है, दूसरा डिमोस, ठीक है। फोबोस और डिमोस दो मंगल के पास उपग्रह है। अभी तक हम लोग मार्स तक ही पहुंचे हैं, ठीक है, विज्ञान अभी तक मार्स तक पहुंचा है, उसके आगे नहीं गया। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, ठीक है, आगे फिर उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ये आपका जो प्यारा सा दिख रहा है ये शनि है, ठीक है, शनि ग्रह है। इसके चारों ओर ये जो देख रहे हैं ये वलय है, इसमें 7 वलय है। वलयों की संख्या कितनी है? 7। अभी सबसे ज्यादा उपग्रह अभी वर्तमान में 82 उपग्रह आपका शनि के पास ही है।
अगर पूछे सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो अभी वर्तमान में शनि के पास है 82। पहले बृहस्पति के पास था, अब क्या है, शनि के पास है। उसके बाद आपका है अरुण, आपको यहां दिख रहा होगा अरुण। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह इतना अपने अक्ष पे झुका है कि लेटा हुआ मालूम होता है। और दो ग्रह जो है अपनी जो धुरी पे उल्टा घूमती है, इसीलिए शुक्र और जो है आपका अरुण, शुक्र और अरुण में सूर्योदय जो होता है, शुक्र प्लस अरुण में जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम दिशा में होगा, क्योंकि यह जो घूमता है वह पूरब से पश्चिम घूमता है। ये दो ग्रह किधर से किधर घूमते हैं, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। कौन कौन, तो शुक्र और अरुण। इसीलिए यह इनकी गति उल्टी है, तो सूर्योदय जो होगा पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पूरब में होगा। किसमें, तो शुक्र और अरुण में। तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। सबसे दूर स्थिर ग्रह जो है आपका वरुण है, जिसको नेपच्यून कहा जाता है, ठीक है। और अति शीतल यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, और दिखने में ये कजली कलर का दिखता है। ऐसे यहाँ नीला दिख गया है इमेज में, लेकिन वो कजली कलर का दिखता है। प्लेटो को अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, चूंकि इसका कोई प्रॉपर अक्ष नहीं है, ये अपने ही अक्ष को काटती है, और ऐसे ऐसे देखा गया कि आगे बहुत सारे पिंड हैं, इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 ही ग्रह है। आप पूछे तो 8 ही बताना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। आगे फिर हम लोग शॉर्ट में अब उसको डिस्क्राइब करके यहां जो लिखा है पढ़ देते हैं, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। हमारे सौर मंडल में सूर्य, ग्रह, तारे तथा उल्का पिंड शामिल हैं। सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है, सूर्य स्थित है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। प्लूटो को हटा दिया गया। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर, आपने देखा है किस प्रकार से, अंडाकार मतलब इस प्रकार से, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए जो परिक्रमा काल है, परिक्रमा मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है। तो वो कितने समय का, बृहस्पति का है, वो है आपका 11.86 वर्ष, यानी आपका एक साल जो है 12 वर्ष में आपका यहाँ पे पूरे चारों ओर बृहस्पति घूमता है, ठीक है। और यहाँ पे उपग्रहों की संख्या बृहस्पति के पास कितनी है, तो 72 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, और ये 88 दिन में ही सूर्य के चारों ओर घूम लेता है। क्योंकि सबसे नजदीक जो है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह आपका कौन सा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा, एक सेकंड आप लोग वेट करें।